तो आप संघर्ष करते रहो, जीवन संघर्ष का नाम है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो। तो आर्मी में जाते हो तो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट या जनरल नहीं बन जाते हैं, आपको समय देना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी उज्जैन में। साथियों, टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। सो मैं आज आपसे मिलवाने वाला हूं नीरज भाई से। तो नीरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रहार डिफेंस एकेडमी में। धन्यवाद। तो नीरज भाई, सबसे पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को। मेरा पूरा नाम नीरज सोनानिया है। मेरे पिताजी का नाम कमल सिंह जी पटेल है। मैं अरनिया कला, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और मैं अभी बेंगलोर में एज ए सुरक्षा इंजीनियर, सीनियर सुरक्षा इंजीनियर, यू कैन से सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पे मैं अनअकैडमी में कार्यरत हूँ। जी जी। तो नीरज भाई, सबसे पहला हमारा आपके सवाल जो है वो, आप स्कूल में जब पढ़ते थे, आप जैसे आपने 10th तक पढ़ाई की आपकी, तो 10th तक आप पढ़ने में कैसे थे? जनरली जो बच्चे होते हैं, जैसे हम मेरा ही एग्जांपल दूं तो हम पढ़ने में क्या, स्कूल जाने में हम थोड़ा सा कतराते थे कि यार आज स्कूल जाना है। तो आप पढ़ने में कैसे थे और स्कूल जाने में क्या मजा आता था या फिर ऐसा कि आनाकानी होती थी, क्या होता था आपके साथ? मैंने शुरू से 10वीं तक 3-4 स्कूल बदल दिए। मज़े नहीं आते थे, कभी मज़े भी आते थे, ऐसा है। लेकिन मैं जैसे मेरी मतलब शुरुआती शिक्षा को मतलब ध्यान नहीं है इतना कि क्या कैसा क्या था। परंतु जैसे मैं 7वीं-8वीं में मैं सुजालपुर गया पढ़ने के लिए। पिताजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी पढ़ाने लिखाने में। उनने कर्ज लेके भी पढ़ाया, मतलब स्कूल में भी कर्ज लेके पढ़ाया और चीज़ों को किया। हम लोगों पे विश्वास किया, मुझ पे विश्वास किया। लेकिन मतलब वही है, बच्चा तो बच्चा होता है। हाँ, मतलब उस टाइम इतने समझ नहीं तो समझ नहीं रहती है और उतना मतलब प्रेशर वैसे डाला नहीं उनने किसी चीज का। जी। लेकिन फिर भी मतलब हम लोग मैं तो मस्तीखोर था। अच्छा। कक्षा में आखिरी में आता था। अच्छा। मतलब वैसा बीच में आता था। एकदम टॉपर भी नहीं था, एकदम बिल्कुल पढ़ने में बेकार भी नहीं था। तो नॉर्मल स्टूडेंट था। जी। अच्छा, आपका जो 10th तक आपने पढ़ाई की वो कौन से स्कूल में की आपने? 10वीं की पढ़ाई मैंने युग धर्म पब्लिक स्कूल सुजालपुर से करी थी। हाँ। उस टाइम परसेंटेज क्या था 10th में आपका? 10वीं में मेरा CGPA के तौर पे चलता है। CBSE स्कूल है तो CGPA के तौर पे जो कि 6.6 था, जो कि 95 से मल्टीप्लाई होता है तो कुछ 62.5% से थोड़ा ऊपर आता है। 62% मतलब हाँ। एक मोटा तौर एक अनुमान लगा तो 62% आपका 10th में बना था। 62-63%। नीरज भाई, आप ये बताएं कि जनरली गांव में जो होता है, जैसे 11th में आप आए फिर 10th को छोड़ के 11th में आपका सब्जेक्ट क्या डिसाइड किया था आपने, कैसे चूज किया, उसको सिलेक्ट कैसे किया था? क्योंकि गाँव में क्या होता है कि बच्चा जब भेड़ चाल होता है गांव में, जैसे गांव में शहर में तो होता है कि अपने पेरेंट्स जो पढ़े लिखे होते हैं तो अच्छा उनको गाइडेंस मिल जाता है। लेकिन गांव में जनरली देखा जाता है कि किसी ने बायोलॉजी या फिर साइंस सब्जेक्ट लिया तो साइंस की तरफ सभी भगते हैं, किसी ने भाई आर्ट ले लिया तो आर्ट की तरफ सबसे भगते हैं। तो आपको कोई मार्गदर्शन मिला था या फिर कैसे आपने चूज किया कि भाई मुझे यही सब्जेक्ट लेना है? सब्जेक्ट क्या था पहले आपका? मेरे जीजा श्री जो कि खाटसूर से हैं, उन्होंने पहले IIT JEE वगैरह की तैयारी करी थी। तो उससे पिताजी को थोड़ा नॉलेज था कि जवाई जो है वो IIT की तैयारी कर रहे हैं तो बेटे को भी वही करवाना है। उसके बाद गांव में हमारे जो वरिष्ठ सर हैं, जो श्री मणिशंकर जी उपाध्याय जी हैं और उनके भाई हैं, वो घनिष्ठ दोस्त हैं मेरे पिताश्री के। तो वो बेसिकली उनके पास जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को अपने को IIT वगैरह की तैयारी करवानी है। तो वैसा कुछ मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि क्या लेना है। मैं बिल्कुल गणित में बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था उस समय पे, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा मान सकते हैं आप। वैसा बिल्कुल एकदम कि हाई उस टाइप का मेरा वो नहीं था गणित में, एक एवरेज स्टूडेंट। हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट गणित में। तो उन्होंने बोला, फिर मैं बेसिकली जैसे IIT JEE का जैसे पापा ने बोला तो बोला ठीक है पढ़ना है। तो गया मैं, मुझे कोटा पहुंचाया उन्होंने। ये कोटा जो पहुंचाने का आपका इंसिडेंट है, ये कौन से 10th पास करके ही आप कोटा चले गए थे? 10th पास करी थी। हाँ। और जून जुलाई का समय था ऐसा कुछ। तो मैंने पहले तो एक एंट्रेंस एग्जाम दिया था रेजोनेंस में के लिए। अच्छा। फिर वहाँ से मैं पास होके तो उन्होंने कुछ बैच डिसाइड किया था कि आपको इस बैच पे रहना है।
जी। तो उस बैच के तौर पे मैं वहाँ पे गया था। कोटा शिफ्ट हुआ। कोटा में शिफ्ट हुआ था। कोटा में जब आप तैयारी करने के लिए गए तो किस एग्जाम, जैसे कि आपने ये तो आपको जैसे मार्गदर्शन मिला आपको है ना, कोटा में आप चले गए, कोटा का माहौल और यहाँ का माहौल, आपकी जो जब एज होगी, जब एज भी बहुत कम होगी, तो आपके माइंड में क्या सब चीजें कि भाई वहाँ पर एकदम आप गए गांव से निकल के कोटा जाना और वहाँ पर रहना, कैसा क्या अनुभव रहा आपका? गांव में तो वैसा देखो तो मतलब स्कूल जाते थे, वहां पे ही पढ़ाई थी। यहाँ पे मैं घर आके बस कंप्यूटर में GTA सैन एंड्रियास और ये GTA वाइस सिटी गेम खेलता रहता था। तो यहाँ पे ऐसा कुछ पढ़ाई का माहौल नहीं था। फिर भी पापा ने बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई में कि आपको करना चाहिए आगे जो भी चीज़ है। पापा ने बहुत, पापा मम्मी ने बहुत, मतलब घर का अच्छा सपोर्ट रहा। हाँ, घर का सपोर्ट रहा। पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या नहीं थी कि पैसे वगैरह की तरफ से कोई समस्या नहीं थी। अगर आपको पढ़ना है और अगर आपको उधार लेके भी पढ़ाना है तो वो चीज़ें हुई हमारे घर में। तो कोटा में बेसिकली ये था कि युग धर्म स्कूल का मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो वहाँ पे क्या स्कूल में ही पढ़ाई थी खाली, और टीचर अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते थे। हाँ, अब जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। तो खैर यहाँ पे जैसे स्कूल में पास होने के लिए तो कैसे कि आखिरी के दिनों में पढ़ाई कर लो, हो जाता था। वैसे तो मेहनत तो करता था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता था, ज़्यादातर गेम ही खेला करता था। फिर कोटा गया मैं, वहाँ पे मतलब सारे स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं। आप देखो तो मतलब हर एक कोटा एक हब भी माना जाता है। हाँ, हब है बेसिकली। तो सारे स्टूडेंट ही स्टूडेंट हैं। कोई ड्रॉपर है जो 12वीं में जिनका सिलेक्शन IIT JEE या जो भी चीज़ की तैयारी करने जाते हैं, AIEEE या फिर नीट की तैयारी करने जाते हैं। तो वो सारे स्टूडेंट हैं। आपको वहाँ पे हर एक बिल्डिंग में आपको बच्चे मिलेंगे। तो वहाँ पे मैं गया तो हर एक व्यक्ति, आपको दो तरह के माहौल है वहाँ पे। एक तो बिगड़े हुए लोग जो कि मतलब 1 साल से 2 साल से रह रहे हैं, उनको माँ बाप का पैसा फूकना है। एक तो उस तरह के लोग मिलेंगे, और दूसरे मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचते नहीं है। मतलब उनको ये भी मतलब नहीं है कि आज क्या खाना मिलेगा, जो मिलेगा वो ठीक है। मतलब वो अपना एक लक्ष्य को निर्धारित करके आए तो उसी पे चलते हैं। बिल्कुल उसी पे चलते हैं। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, रात भर पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा माहौल बेसिकली यहाँ पे गाँव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोचिंग हमारी थी, एक मॉल है बेसिकली, उसके बगल में ही कोचिंग है, रेजोनेंस। तो वहाँ पे हम लोगों ने तो हॉस्टल वगैरह ही पास में लिया था। बट ये है कि पास में जितना आप पास में लोगे उतना कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन पापा ने वो चीज़ परवाह नहीं, बच्चे को अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो जरूरी समझा उन्होंने। तो मैं शुरुआती दिनों में हॉस्टल में रहा। 1 साल 1.5 साल में शुरुआती दिनों में हॉस्टल में रहा। 1 साल ये मान सकते हैं आप। अच्छा, जब हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत सारी परेशानियां भी आती है कि भाई वो पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, या फिर एक सो रहा है तो एक मोबाइल चला रहा है। ऐसा भी इंसिडेंट काफी देखने को मिलता है। आपके यहाँ पर कैसा? मैं जब गया था तो मोबाइल इतना प्रचलित नहीं था। उस समय पे लोग ज़्यादातर पढ़ाकू लोग हैं वहाँ पे, तो वो मोबाइल का इतना इस्तेमाल नहीं करते थे। मेरे पास भी गया था तो मैं वो कीपैड वाला मोबाइल लेकर गया था जिसमें गाने चलते हैं और रेडियो चलता है। तो वहाँ पे ऐसी कुछ परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब भेजा गया था यहाँ से तो बोला गया था कि यूपी और बिहार के बच्चों से बच के दूर रहना थोड़ा सा परेशान। हाँ, क्योंकि इन लोगों ने मतलब घर वालों ने कुछ इंसिडेंट सुन लिए थे। कि उसको पीटा उन लोगों ने। वो तो मरते मरते बचा है, उसको पहाड़ी पे ले गए थे तो मारने के लिए, वैसा कुछ। तो उस हिसाब से डरते भी हैं कि यार, लेकिन एक पढ़ाई जो शिक्षा है जरूरी है, वो चीज भी तो वो अपना एक लक्ष्य लेके आप निकलो घर से तो आपको वही नजर आना चाहिए। वही नजर। अच्छा नीरज भाई, जब वहाँ पर आप गए तो आप 10th के बाद वहाँ चले गए थे। इसके जो आप जैसे IIT JEE आप वहाँ पे तैयारी कर रहे थे, इसके बीच में आपका जो पढ़ाई थी 11th और 12th का, उसका क्या चला था? वो ड्रॉप कर देते थे आपने या फिर वो भी कंटिन्यू रखी थी? नहीं, मैं जब गया था वहाँ पे तो उस समय मैंने वहाँ पे एक स्कूल लिया था। स्कूल का नाम है लेडी अनसुईया सिंघानिया एजुकेशनल एकेडमी, जो कि कोटा से 80 किलोमीटर दूर झालावाड़ है। वहाँ पे स्कूल था मेरा। तो लेकिन वो स्कूल बेसिकली मैंने स्टडी किया। जैसे कोचिंग में क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो तो आपको सिलेबस 11th 12th, आप 11th का पढ़ते हो तो कोचिंग में भी वही सिलेबस लगभग पढ़ाया जाता है।
आप और जो स्कूल है वो सीबीएसई है, तो मेजरली जो आईआईटी जेई या फिर एआई ट्रिपल के सिलेबस में जो आया है आता है, हाँ। वो उसी से मैच खाता है, एनसीईआरटी से जो मैच खाता है अच्छा, मतलब सीबीएसई के सिलेबस से, तो से सिमिलर सिलेबस रहता है उसका। तो जो कोचिंग में पढ़ा देते थे उसके तौर पर हम लोग पढ़ के चले जाते थे। 1-2-4 दिन जो दूसरे बेसिकली सब्जेक्ट रहते थे, जैसे इंग्लिश हुआ या फिर फिजिकल एजुकेशन हुआ, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे नहीं पढ़ाते थे, बट मतलब थोड़े दिन पढ़ लो उनको और आप फिर एग्जाम दे सकते। मतलब सेम रहता था, तो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है। हाँ। अच्छा, अब वहाँ पर जो आप आईआईटी जेईई की तैयारी करने गए थे, जब आपने उसका एग्जाम वगैरह दिया तो उसमें क्या रिजल्ट आया रहा था आपका? आईआईटी जेईई में मैंने दिया था, परंतु कुछ कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें। क्या कारण था? कारण ये था समझदारी। जो हम लोग सोचे थे कि या तो प्रिपरेशन में समस्या आई होगी, मैंने ऐसा बिल्कुल डिटेल एनालिसिस नहीं किया उस चीज़ का, लेकिन दूसरी पहली चीज़ ये है कि पढ़ाई एक्चुअल में तो जो चीज़ पढ़नी चाहिए थी या जो चीज़ दिमाग में समझ में आनी चाहिए थी वो चीज़ समझ में ना आनी। दूसरा कारण आप ये बोल सकते हैं कि जैसे एग्जाम में अपन जाते हैं तो थोड़ा एक हड़बड़ी या फिर एक घबराहट सी रहती है, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब उस टाइम पे इतना उस समय हाँ, एग्जाम लिखते समय पे कुछ समझ में नहीं आया। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम एक चीज़ रहती है, कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, आपको कितना टाइम देना है, आपको नहीं आता है तो आगे के क्वेश्चन में दो, आगे के क्वेश्चन में बढ़ जाओ, तो उस टाइप का है। और चौथा जो है वो डिफ़िकल्टी, आप देखो तो क्वेश्चन की लेवल। अब समस्या ये है कि हर एक इंसान की जो माइंड होता है या जो समझने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो कोई टॉपर है, उसका जो जिसकी फर्स्ट रैंक आई उसकी समझने की क्षमता वो अलग हुई है, उसने जिस हिसाब से पहले क्वेश्चन किए थे, उसको पहले से शुरू से जिस हिसाब से पढ़ाई मिली थी, वो सब बेसिकली हम लोग अगर देखें तो आपको शुरुआती तौर अगर ये आप देखो तो आईआईटी जेईई जो है वो इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम में मानी जाती है। तो आपको उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 10वीं या 11वीं 12वीं में जाके आप क्लियर, कुछ होते हैं एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो 11वीं 12वीं में, लेकिन उनको पहले से ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। जो चीज़ें हमारे सामने आई कि आपको 11वीं में जाना है आईआईटी जेईई की तैयारी करने, तो वो काफ़ी लेट आई, जिस समय हमें समझ भी नहीं थी। गांव का एक तो माहौल है, यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है। मतलब कि थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट क्या आया था इसमें? फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था। सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, आईआईटी जेईई में नहीं हुआ था, एआई ट्रिपल में हुआ था। कुछ जनरल कैटेगरी में 63,000 कुछ रैंक थी शायद, ऐसी कुछ, और तो उस टाइप से कुछ था। तो वहाँ से जो आईआईटी जेईई का, अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं एक साल और ड्रॉप दे के आईआईटी की वापस से तैयारी करूँ और आईआईटीज़ या एनआईटीज़ या ट्रिपल आईटीज़ जो हैं उनमें दाखिला ले लूँ। दूसरा ऑप्शन था कि नहीं, आगे देखेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, कॉलेज में ही अच्छी मेहनत करेंगे। तो बेसिकली मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया, क्योंकि उस समय मैंने घर की स्थिति देख के और हर चीज़ की स्थिति देख के फिर आगे बढ़ा मैं। तो अच्छा, मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना ही ठीक समझा। नंबर में से नंबर आया था कुछ शायद 480 या 360 में से 173 कुछ थे, ऐसे कुछ थे। अब वो उसका तो छोटा सा भाग है, वो तो हम लोगों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो तो पहला केस तो उस टाइप पे सफलिंग नहीं हुई थी, लेकिन एक मन में आया कि यार, फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ 90-95 नंबर ही आए थे। तो उसके बेसिस पे मुझे काफ़ी नीचे धकेल दिया गया। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर मन में विचार आया कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मैं गलत आके फंस गया हूँ। पिताजी ने जो विश्वास किया मुझ पे, वो उस पर खरे नहीं उतर रहा हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए आगे। तो मन में थोड़ी दुविधा सी थी कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने और जो हमारे हॉस्टल में जो भैया वगैरह थे, छोटू उपाध्याय जी जो मेडिकल हैं अरण्या कला में, उनके भी
बच्चे थे वहाँ पे उस समय, तो मैं उनसे गाइडेंस लेता रहा। और फिर मैंने बहुत मेहनत करी तो उसका फल भी मिला, फलस्वरूप। लेकिन ऐसा है कि आप एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, मैंने जब मेहनत करी थी तो मैंने गणित पे ज़्यादा फोकस किया था। अब गणित में जब एग्ज़ाम दिया तो गणित के क्वेश्चन टफ आ गए तो मुझे बहुत कम नंबर आए गणित में। हाँ, तो आपको ऐसा है कि आपको हर समय आप एक ही सब्जेक्ट पे मतलब बराबर सभी को लेके चलना चाहिए। और जहाँ पे आपको नीड है तो आप कोचिंग से टीचर्स की हेल्प लो। आपके साथ जो हॉस्टल वगैरह या फिर रूम वगैरह में जो भैया हैं उनसे आप सारी चीज़ें से। हाँ। अच्छा भाई, जब आपका ये चल रहा था कि जैसे अपना यहाँ से गए आप, और आपका एक घर से एक प्रेशर तो नहीं मान सकते उसको, बट एक रहता है कि घर वालों ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो आपको उस टाइम पे लगा कि नहीं यार मेरा IIT JEE नहीं हुआ है तो अब मुझे ये चीज़ छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको छोड़ने का मन किया, या फिर ऐसा कुछ हुआ कि नहीं अब तो दिमाग खराब हुआ आप नहीं करना? ऐसा तो कुछ नहीं था। पिताजी ने जो पहुँचाया था हमें कि यार ये करना है, तो उसी विश्वास पे मैंने मेहनत करी। मैंने फल को वो नहीं किया बेसिकली कि क्या फल रहेगा उस चीज़ का। मैंने मेहनत करता रहा, मैं आगे मेहनत करता रहा तो उसका फल मिला। मैं गणित में काफ़ी अच्छा हुआ उस समय, मतलब जो मैंने गणित में ज़्यादा मेहनत करी तो मैं गणित के विषय में काफ़ी सफल भी रहा हूँ अभी तक। अच्छा भाई, बहुत सारे हम देखते हैं जैसे इंदौर है, आपने जो कोटा बताया, बहुत सारे ऐसे जो शहर है जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन बेसिकली वो यहाँ से जाके वहाँ पर कुछ चिल करते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं, धूम धड़ाका, ये वो सारी चीज़ें, बर्थडे वगैरह। क्या ये सही है और क्या आपने किया है कभी? मैंने तो नहीं किया है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो जब पढ़ाई करते हैं तो मन लगा के पढ़ाई करते हैं, और जब पार्टी करते हैं तो भी मन लगा। ऐसा ही होना चाहिए कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप भले 1 घंटा पढ़ाई करें तो भी आपको 1 घंटा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ऐसा है कि आप 8 घंटे किसी को देख रहे हैं कि यार ये तो 8 घंटे से पढ़ रहा है, लेकिन वो पहला ही पेज खुला हुआ है और पहली लाइन को ही देख रहा है वो, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए, उसका निचोड़ निकलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं या 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं, तो आपको उसको बेसिकली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। नहीं तो वो 8 घंटे पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं CBSE बोर्ड में था तो उस कारण से जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था वो काफ़ी कम हो गया। अगर मैं इसी जगह पे MP बोर्ड का 82% लेता हूँ तो उसका स्कोर आपको काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो उस कारण से मुझे जो कॉलेज मिलना चाहिए था, जैसे मेरे JEE मेंस में मार्क्स आए थे, उस हिसाब से जो मुझे कॉलेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। खैर वो तो जो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने जाके MITS ग्वालियर जो है, MITS ग्वालियर, वहाँ पे जाके दाखिला लिया। वहाँ पर कितने साल आपने पढ़ाई की? PE या फिर BTech बोल लो, कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया था। उसमें मैंने 4 साल पढ़ाई की। 4 साल पढ़ाई? हाँ, 4 साल पढ़ाई। 4 साल के बाद में आपने क्या, 4 साल के बाद में आपका प्लेसमेंट कैसे क्या हुआ? कॉलेज का देखो तो कॉलेज में मैं बताऊं कि इतना ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन हाँ, मतलब जॉब के लिए कि यार पढ़ा रहे हैं, जॉब करो, लेकिन आपको जीना नहीं सिखा। मतलब जो एक जॉब के लिए आप में अवेयरनेस तो डाल रहे हैं, लेकिन आपको जीना कैसे है, आपको करना कैसे, क्या मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसी पढ़ाई हो रही है दुनिया में, या दुनिया के भारत में, या फिर जैसे मेरे कॉलेज में या फिर कोई से भी कॉलेज में, कि आपको सिखा रहे हैं, बस किताबें पढ़ा रहे हैं, आपको जॉब लेनी है ना। लेकिन ऐसा है कि जॉब मिलने के बाद आप खूब पैसे कमाओ, लेकिन इतना टेंशन, आपको जीना कैसे है उन पैसों के साथ, इतना टेंशन बढ़ जाता है कि आप 20 साल जॉब करने के बाद आपको डायबिटीज हो जाता है, आपको हाइपरटेंशन हो जाता है। तो वो जो 20 साल में आपने पैसे कमाए वो सारे के सारे आप, तो आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव ये होना चाहिए, मैं वीडियोस देखता हूँ, डॉक्टर B महादेवन का वीडियो देखा था मैंने, जो कि साउथ में IIT बेंगलोर, IIM बेंगलोर में कार्यरत हैं। वो 30 साल से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे।
तो उन्होंने स्टडी किया इस चीज़ को कि आपको बच्चों को खाली पैसे कमाना नहीं सिखाना चाहिए, आपको दुनिया में या जीवन में कैसे जीना है वो भी एक जरूरी बात है। क्योंकि आप पैसे तो बहुत कमा लोगे, किसी भी फील्ड में कमा लोगे, लेकिन आपके दिमाग में अगर टेंशन रहेगा तो वो पैसा कोई काम का नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बंदा 30 साल तक जो भी पैसे कमाएगा 30 से 40 बाद वापस 40 साल बाद वही पैसे शरीर पे खर्च करेगा। शरीर पे खर्च करेगा। तो आपको जितना आप इस पे पैसे कमाने पे जितना आप फोकस कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं, उतना ही आप अपने हेल्थ पे, अपने जीवन पे भी फोकस करिए। वो जरूरी है। इसके लिए आपको शुरू से ही ज्ञान देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। कॉलेज में भी आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यार कंप्यूटर साइंस में लिया है तो बस कंप्यूटर ही कंप्यूटर पढ़ाएं उनको। मतलब ऐसा है कि खाली जॉब के लिए प्रेरित ना करें, आप उनको अच्छा जीवन जीने की राह भी सिखाना है। सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। अभी मैंने देखा कि यूट्यूब पर और बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जैसे अभी मैं खान सर का एग्जांपल दूं या ओझा सर का एग्जांपल दूं, तो जो खान सर है वो 150 रुपये में अपना जो है एक बच्चे को MPPSC की तैयारी करवाते हैं। तो वो कहाँ तक आपकी नज़र में सही है या फिर 150 रुपये में बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा, क्या रहेगा? नहीं, पढ़ना चाहिए। मैंने अभी उनका ही इंटरव्यू देखा था, खान सर जो कि GS रिसर्च पटना में है उनका सेंटर। उनका देखता हूँ मैं और उनके कुछ वीडियोस भी देखता हूँ, जैसे वो जियोपॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बताते हैं। तो उनमें मतलब काफ़ी ज्ञान है और उनका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। हाँ, कोई अलग है, बिल्कुल ही अलग है। कोई मतलब उनको अगर देखें तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, समझाने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन उनका तरीका बहुत बेहतरीन है। और अगर वो अभी द कपिल शर्मा शो पे भी आए थे, उन्होंने बताया था कि एक लड़की कोई बर्तन मांजने जाती है, शायद ऐसा कुछ था उनका जो हुआ था ये इंसिडेंट कि वो आए थे कि सर आप पेज को थोड़ा सा टाइम चेंज कर लीजिए, मुझे कुछ बर्तन मांगने या कुछ काम करने जाना होता है। तो उसके बाद उन्होंने प्रण लिया था कि जो भी बच्चा है ऐसी अगर समस्याएं आई उनके साथ तो उनको पढ़ाएंगे। तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती है कि नहीं करना चाहिए, अच्छे हैं। मैंने भी देखा है उनका। सिंपल भाषा में बोले तो आप एक हैकर भी है। हाँ, एक हैकर हूँ, लेकिन नहीं भाई, एक क्वेश्चन है मेरा कि हैकर का नाम सुनकर बहुत सारे बोलते हैं अरे आईडी हैक कर लेता होगा, ये ATM का कुछ हैक कर लेता होगा। तो थोड़ा सा आप इसको और डिटेल्स में समझाएं कि हैकर का मतलब क्या होता है, इससे आप कैसे पैसे भी एक इनकम सोर्स से बन सकता है। हाँ, हैकर बेसिकली दो तरह के, अलग अलग तरह के होते हैं क्या, लेकिन मेजरली दो तरह के, एक व्हाइट हैट हैकर होता है और एक ब्लैक हैट हैकर होता है। व्हाइट हैट हैकर जो होता है जो आपके कंपनी को सिक्योर करने में या सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। ब्लैक हैट हैकर वो होता है जो गलत तौर पे या गलत तरीकों से कंपनी के डेटा को चुराता है या आपके अकाउंट को चुराता है, आपके पैसे वगैरह बैंक से चुराता है, तो वो ब्लैक हैट हैकर्स में आते हैं। मैं व्हाइट हैट हैकर हूँ, मैं कंपनी को सुरक्षा प्रदान करता हूँ, मैं उनको फ्लॉ बताता हूँ, वो पे भी करते हैं, मुझे काफ़ी पे किया है। अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंपनियों को बग्स रिपोर्ट कर सकते हैं। आपने ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे कोई सी कंपनी का ऐसा बग निकाला हो जो बताना चाहते हो और वो उनको भी अच्छा लगा और आपने भी सोचा कि यार मैंने ये कर दिया, ऐसा कुछ? स्टार्टिंग या जो शुरुआती दौर में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक बग निकाला था। और उस बग में खासियत ये थी कि आपको जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है कि आपको फंड ट्रांसफर करने के लिए OTP डालने की जरूरत है जो कि सामने वाले के मोबाइल पे आएगा। परंतु मैंने ये फ्लो निकाला था कि अगर आपको सामने वाले बंदे का यूजर नेम पासवर्ड पता है बैंकिंग का, तो आप डायरेक्टली बिना OTP के ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें ये था कि आजकल देखो तो बहुत सारे लीक्स होते रहते हैं, अलग अलग जगह चीज़ें होती रहती है, तो बहुत सारी जगह से आपको आसानी से ये यूजर नेम पासवर्ड मिल जाते हैं, बैंक के भी मिल जाते हैं और भी चीज़ों के मिल जाते हैं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ था जो कि मैंने SBI के मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट किया था मुंबई। उसके बाद फिर मैंने सर्ट इंडिया जो है उसको भी रिपोर्ट किया था। खैर ये चीज़ तो हो गई, लेकिन आप आमतौर पर देखें तो आप
ये जो चीज़ है बग बाउंटी, जो मैंने आपको बोला कि बग रिपोर्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये एक इनकम सोर्स बन सकता है आपके लिए। आप कुछ मेहनत करके कंपनी में आप फ्लो बताइए, बग्स बताइए, सिक्योरिटी इश्यूज बताइए, और आपको वो रिटर्न में पे करते हैं। अच्छा, आप अन्य जो आपके जैसे दोस्त वगैरह थे उनसे आप अलग या एक अलग स्टूडेंट आप कैसे रहे? जैसा कि मैंने बताया कि मेरी कंप्यूटर में रुचि थी शुरू से ही, और मैंने फिर ये हैकिंग वगैरह वाली चीज़ और ये बग बाउंटी वाली चीज़, वही जो चीज़ है वो मैं आज यहाँ पे हूँ, वही एक चीज़ है जिसके बल पे मैं यहाँ पे हूँ। उससे कुछ सीखने को मिला? सीखने को ये मिला कि वही मेरा आखिरी में जाके जो बग बाउंटी मैंने की, कॉलेज से कोई सपोर्ट नहीं था, कॉलेज एक को पढ़ाई दे देते हैं, लेकिन वही एक जो चीज़ है जो मुझे आज तक काम आ रही है, और मैं इतना जो सफल हूँ, वो वही चीज, वही कारण है जो मैं इतना सफल हूँ बग बाउंटी। आज आप सफल हैं, किस फील्ड में आप सफल हैं? मैं जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई कॉलेज तो ओनली पढ़ना और एक जॉब लगाना सिखाते हैं, तो आप भी पढ़े, आप भी बहुत सारी कोचिंग वगैरह आपने की, आप सफल हुए, और सफल का जो आपका क्राइटेरिया है वो कितना है, एक नंबर में आप बताना चाहें तो? मैं समझता हूँ कि मैं जीवन में भी सफल हूँ, और साथ साथ मेरी जॉब में भी या किसी चीज़ में आप बोले तो उस चीज़ में भी सफल हूँ। जीवन का तौर माने कि जैसे मैं ज़्यादा लोड नहीं लेता किसी चीज़ का, जो हो रहा है ठीक है। मैं थोड़ा आध्यात्मिक टाइप का भी व्यक्ति हूँ। जी, मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था। हाँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं फिलोसॉफी में काफ़ी बिलीव करता हूँ, मैं वीडियोस वगैरह भी देखता रहता हूँ। अगर देखें तो जॉब में मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, और अभी जैसे देखो तो मेरे काफ़ी सारे जॉब्स लगे हैं, अलग अलग जगह से कॉल आए हैं मेरे। अभी रिसेंटली मेरा जो मैं अन अकेडमी में हूँ अभी अभी मैंने कुछ चीज़ें देखा है, एक्सपीरियंस अनुभव किया है, तो लोग सरकारी जॉब इसलिए करते हैं कि उसको उसमें काम नहीं करना पड़ता है, तो ताकि इसीलिए थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं कि भाई सीखेगा, आगे काम नहीं करेगा तो उसको अनुभव कहाँ से होगा। अगर देखें आप, जैसे आर्मी वगैरह है, तो आर्मी की 30 साल की जॉब होती है, 30 साल की 40 साल की जॉब होती है, तो उसमें आपको पता है कि यार मुझे 30-40 साल इसमें ही काम करना है, तो आपको वो चीज सरकारी तौर पर ठीक है, आपका मतलब लाइफ बैलेंस आपको एक पता रहता है कि बस यहाँ तक अपने को यहाँ करना है, उसके बाद रिटायर होना है और घर संभालना है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग में देखें ये चीजें, या फिर इस टाइप की चीजें देखें जहाँ पे आपको पता है कि यार अगर अच्छा नहीं लगा तो हमें स्विच करना है या हमें बदलना है चीजें, लेकिन आप ऐसा है कि 4 साल काम करके उस चीज को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं। अगर आप सीखेंगे नहीं तो बदल नहीं सकते आप उस चीज को। अगर आपको सरकारी से प्राइवेट में स्विच करना है, एक तो ये प्रॉब्लम थी, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो अर्निंग रहती है, आपको बंगला मिल जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, जो भी चीजें मिलती हैं सरकारी जॉब में वो सब मिल जाती है। लेकिन आप अगर देखें तो वहीं तौर पे आप प्राइवेट जॉब लें तो उसमें अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है, अर्निंग ज़्यादा है। खैर वो गवर्नमेंट की सुविधाएं अपनी अपनी अलग अलग हैं और सबना अपना अलग अलग है, लेकिन मेन मेरा पॉइंट ये था कि आपको 4 साल बाद अगर चीज़ें बदलनी है या जॉब बदलनी है तो आप वैसी स्थिति में नहीं रहेंगे कि आप जॉब बदल सकें। हाँ। अच्छा सर, मेन जो पॉइंट है आपका, जो अभी आपका इनकम जो है, यदि हम ईयरली देखें तो क्या पैकेज है? देखिए वैसे पैकेज जो है मैं अभी सीनियर सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर अन अकेडमी में हूँ, और मेरा जो पैकेज है वो बेसिकली 1 करोड़ और 23 लाख है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, 23 लाख। हाँ, मतलब इसको बोलने में भी कहीं ना कहीं समझ में 1 करोड़ 23 लाख। वो पैकेज मिलने के बाद में हम देखते हैं बेसिकली आजकल के जो लड़के हैं वो इतना पैकेज मिल जाता है तो जमीन पे नहीं टिकता है, चांद तारे नजर आने लगते हैं और बहुत सारी ऐसी हमने देखा है जनरली ये चीजें। और आपके बारे में हमने सर्चिंग किया कि आप इतने सिंपल रहते हैं और मतलब किसी चीज का कुछ शौक वगैरह नहीं, तो कैसे कर पाते हैं? घर वाले शौक पूरा करते रहता था, या फ्लैट में मेरे दोस्तों के साथ रहता था तो सब मदिरा वगैरह का सेवन करते थे, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल उसी समय से कर रखा है कि मुझे कभी ट्राई किया नहीं किया, मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। तो मेरे ये मतलब एक घर वालों ने विश्वास जताया था मेरे ऊपर कि यार आपको जीवन में कुछ भी करो लेकिन गलत काम कभी मत करो, बस मैं उसी के पथ पे चल रहा हूँ।
जितनी नीड होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि नीड है और एक आपको एक दिखावे वाली चीज है, तो मैं नीड बेसिस पे काम करना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। जाते जाते हमारे ऑडियंस को कुछ एक ऐसी बातें जो आपने भी अपने जीवन में उसका प्रैक्टिकल किया, और जो सभी जैसे हम हैं, कैमरामैन भाई हैं, जो सारे जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या अपनी लाइफ में एक ऐसा बदलाव लाए हैं और ऐसा डिसिप्लिन लाए हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उस फील्ड के मास्टर करें? डिसिप्लिन जरूरी है, डेडिकेशन जरूरी है, और पेशेंस जरूरी है जीवन में, वो बहुत जरूरी है लाइफ में। आप मेहनत करते रहो, आपको समय देना ही पड़ेगा किसी भी चीज में। आप हैं तो आप अगर देखेंगे तो आर्मी में जाते हो तो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट या जनरल नहीं बन जाते, आपको समय देना पड़ेगा। आपको एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज में, अनुभव आप करेंगे उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक अनुभव ही एक ऐसी चीज है, और अनुभव जो आता है वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन से ही आता है, पेशेंस से ही आता है। आप कुछ भी कर लो, आपको अनुभव ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, आपको समय देना ही पड़ेगा। समय के बिना अच्छा, शॉर्टकट का नाम सुना है? शॉर्टकट से वाला चलता है, लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। शॉर्टकट यदि किसी ने कुछ किया है तो चलेगा? देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि आप अनुभव कीजिए, लेकिन आपका जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप हमेशा ही अनुभव करेंगे। जी जी। तो आपको अनुभव के साथ साथ दूसरों ने क्या अनुभव किया है वो भी आपको आपके जीवन में, क्योंकि अपना एक एक अनुभव करने पे आपकी सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। आपकी छोटी जिंदगी। आप दूसरों के अनुभव से भी सीखिए, अपने अनुभव से भी सीखिए। और जाते आते कुछ ऐसा मूल मंत्र जो आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को? मूल मंत्र ये है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। मतलब सब कुछ जो इस दुनिया में है, या तो माता पिता है, या भाई है, बहन है, कोई भी है, सब टेम्पररी है। आपकी जॉब आज है, कल नहीं है, सब टेम्पररी है दुनिया में। मैं खुद भी टेम्पररी हूँ, तो इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ हमेशा कि सब कुछ जो है वो बदलता भी रहता है, और आज है कल नहीं है, परिवर्तन है। ठीक है नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।